तो दोस्तों आज हम द केरला स्टोरी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे और जो भी हम इस मूवी में दिखाया गया है मैं बस उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट एक्सप्लेन द मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ ऑफिसर कुछ पूछ रहे थे और फिर वो बताती कि वो इंडिया से यहाँ तक कैसे पहुँची। फिर हम उसी लड़की को बुरखा में कहीं जाते हुए देखते हैं। फिर वो आगे एक चेक पोस्ट पर रुकते हैं और फिर जाने लगते हैं। फिर हम इन्वेस्टिगेशन रूम में देखते हैं कि वो ऑफिसर कहते हैं कि तुम खुद सीरिया जाना चाहती थी और अपने देश के खिलाफ जंग करना चाहती थी। फिर वो कहते कि हाँ वो इंडिया से अपनी मर्जी से आई थी, लेकिन वो कहते कि ये सब एक प्लान के साथ हुआ था और वह अकेली ही नहीं बल्कि हजारों लड़कियां इसका शिकार बनी हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गाड़ी अफगानिस्तान के एक गाँव में रुकता है। फिर वहाँ पहुँच वो किसी के घर में रुकते हैं और उस घर के औरतों से बात करते हैं और अपने घर को याद करने लगती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है केरला में। हम शालिनी को देखते हैं जो कि अपने फैमिली के साथ केरला में रहती थी। इधर शालिनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए वह घर से दूर जाने वाली थी, इसलिए उसकी माँ और उसकी दादी को शालिनी की फिक्र होती है। फिर शालिनी अपने कॉलेज पहुँचती है। फिर वो अपने रूममेट से मिलती जो कि नीमा एक क्रिश्चियन है, गीतांजलि जो कि एक हिंदू है और तीसरी लड़की आसिफा जो कि एक मुस्लिम है। फिर ये लोग अपने कॉलेज पार्टी को अटेंड करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई पर्सन आसिफा को छोड़कर बाकी तीनों की पिक ले रहा था और वही फोटो किसी दूसरे आदमी को दिखाता है। फिर इन्वेस्टिगेशन रूम में उससे पूछा जाता है कि उसने ISIS कब और क्यों ज्वाइन किया और फिर वो बताती है कि उसने क्यों ज्वाइन की और उसने अपने इस सफ़र में कई चीज़ें देखी, सताए हुए बच्चे, औरतें जिन्हें टॉर्चर करके मार दिया गया था। फिर वो ISIS के हाइड आउट शाहबाद में पहुँचते हैं जहाँ पर वो इसाक से कहती कि वो अपने माँ को कॉल करना चाहती है, पर वो मना कर देता है और कहता है कि उनका कॉल ट्रेस हो जाएगा और फिर वो उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही गंदा रूम मिलता है और फिर वो दोनों साफ सफाई में लग जाते हैं कि तभी इसाक उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता, लेकिन वो मना कर देती क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वो कहती कि इस्लाम ज़बरदस्ती अलाउ नहीं करता, लेकिन वो नहीं मानता और उसके साथ इंटीमेट होता है। फिर स्टोरी कॉलेज डे में जाती है जहाँ पे चारों लोग डिनर पे कहीं बाहर जाने वाले थे और आसिफा किसी से फ़ोन पे बात करती और उन्हें अच्छे से बिहेव करने को बोलती है। फिर वो उनसे आकर कहती कि उन्हें बीच पर किसी काम से जाना है और उनके कजिन्स नीचे उनका वेट कर रहे हैं और वो पहले बीच पर एंजॉय कर लें फिर डिनर पे चलेंगे। आसिफा के कजिन रमीज जो कि एक MBBS कर रहा है और अब्दुल जो कि एक बिजनेसमैन है। फिर रमीज अपने बारे में अच्छे से बताता कि वो कैसे फ़ॉरेन में जाकर ज़्यादा पैसा कमा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके और फिर ये बात शालिनी को बहुत इम्प्रेस करती है। फिर वो सभी बीच पे जाकर एंजॉय करती हैं और फिर लड़कियां डिनर पे आती हैं, लेकिन लड़के बाद में आने का कहकर चले जाते हैं। फिर डिनर करने से पहले आसिफा और नीमा प्रे करती और फिर आसिफा बोलती कि बिना प्रे किए खाना खाना पाप होता है और फिर वो डिनर एंजॉय करते हैं और वापस आते वक्त उनके बीच हेवन और हेल को लेकर बातें होने लगती है, मतलब कि स्वर्ग और नर्क। फिर आसिफा बोलती कि पाप करने वालों को आग में जलना पड़ता है और वो आग इस धरती की आग से 70 गुना ज़्यादा गर्म होती है, मतलब कि उसके हिसाब से जो भी इस्लाम में बिलीव नहीं करता उसे आग में जला दिया जाता है। फिर वह ईद के टाइम वो सब आसिफा के घर आते हैं। फिर वहाँ पे रमीज और शालिनी के बीच नज़दीकियाँ आती हैं और गीतांजलि और अब्दुल भी करीब आते हैं। फिर कहानी अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट होती है जहाँ इसाक ट्रेनिंग के लिए जाता है और फिर शालिनी बुर्का पहनकर घर से बाहर आती है। वह रोड पर एक औरत को मरते हुए देखकर डर जाती है क्योंकि उन्होंने उस औरत को इसलिए मारा क्योंकि वो अकेली बाहर आई थी। फिर वो देखती कि वहाँ पर एक औरत का हाथ और एक आदमी का सर काटा जा रहा था। फिर वो यह देखकर वहीं बेहोश हो जाती है और फिर हमें पता चलता है कि उन्हें सज़ा इसलिए मिली कि उस औरत ने लिपस्टिक लगाई और उसके पति ने उसे ऐसा करने दिया। फिर वो एक औरत साजिया के साथ घर आती है। फिर कहानी फिर आसिफा पर जाती और उससे वहाँ 2 लोग मिलने आए थे और वहाँ पे रमीज, अब्दुल और भी 2 लोग थे। फिर उन्हें एक वीडियो दिखाई जाती जिसमें कि किसी ड्रग्स के बारे में बातें हो रही थी जो कि भूख, प्यास और नींद से बचाएगा। फिर वहाँ पर बैठा एक आदमी उन लड़कियों को वो ड्रग्स देने को बोलता है और उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना और उनको प्रेग्नेंट करने को बोलता है। फिर अगले दिन शालिनी, गीतांजलि और नीमा किसी मॉल में जाती हैं। उनके जाते ही आसिफा किसी को कॉल करके बोलती कि तैयार रहने को। फिर मॉल में कुछ आदमी तीनों का पीछा करते हैं और एक आदमी गीतांजलि को गलत तरह से टच करता है जिससे कि उनके बीच झगड़ा हो जाता है।
फिर वह आदमी सबके सामने उनके कपड़े फाड़ देता है, लेकिन उनकी वहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं करता। और फिर एक बुर्का पहनी औरत आकर उनको ढकती है। फिर जब वो सब अपने हॉस्टल में होती हैं तो वहाँ आसिफा कहती कि ये सब ना होता अगर वह हिजाब पहनती, क्योंकि हिजाब पहनने वाली किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वह कहते कि गॉड के बेटे को जब सूली पे लटकाया जा रहा था तो गॉड ने क्यों नहीं बचाया, तो ऐसा गॉड तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा। फिर गीतांजलि और शालिनी रमीज और अब्दुल के पास जाते हैं, जहाँ पर दोनों गुस्सा होने का नाटक करते हैं। और जब शालिनी कहती कि उन दोनों को नींद नहीं आती तो रमीज उन्हें दवा के बहाने उन्हें ड्रग्स देता है और फिर दोनों धीरे धीरे करके हिजाब पहनना शुरू कर देती हैं। और फिर जब वो अपने बॉयफ्रेंड से फिजिकल होने के बारे में बोलती कि इस्लाम में शादी से पहले यह सब सही नहीं माना जाता, तो रमीज उन्हें मना लेता और कहता कि अगर रिश्ता निभाना है तो इसमें कोई खराबी नहीं है। और फिर बाद में वो दोनों फिजिकल रिलेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक दिन उनके बीच गॉड को लेकर डिस्कशन हो रहा था, तो शालिनी कहती कि भगवान जी बड़े हैं, तो उस पर आसिफा बोलती कि वो भगवान जो अपनी वाइफ के मरने पे एक आम इंसान की तरह रोते हैं वो कैसे बड़े हुए। फिर उसने भगवान राम के बारे में बोला कि जो अपनी पत्नी को किडनैप होने से नहीं बचा सके और उन्होंने बंदरों की सहायता ली, और भगवान कृष्ण तो हर लड़की के साथ रासलीला करते, तो ये कैसा गॉड का कैरेक्टर है। और फिर शालिनी गीतांजलि इसका जवाब नहीं देते। फिर आसिफा बोलती कि वह उन्हें सही रास्ता दिखलाएगी। फिर कहानी अफगानिस्तान की तरह शिफ्ट होती है, जहाँ पर शालिनी की पेट में दर्द होता है और फिर वह हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म देती है। इसाक काबुल जाने के लिए रवाना होता है, तो शालिनी भी साथ चलने के लिए बोलती, तो वो कहता कि वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी और फिर वह चला जाता है। फिर जब शालिनी के बच्चे को बुखार आता है तो वह मदद के लिए साजिया के पास जाती और उससे रिक्वेस्ट करती कि उसे बस एक कॉल अपने माँ के पास करने दे। फिर बहुत रिक्वेस्ट के बाद साजिया उसे एक औरत के घर ले जाती है जिसके पास एक छुपा हुआ मोबाइल था। फिर शालिनी एक मैसेज सेंड करती और वह कहाँ पर है ये भी बता देती है। फिर वे लोग पीछे के रास्ते से निकलने लगते हैं, लेकिन उस औरत के पति को उसके फ़ोन के बारे में पता चल जाता है और फिर उसे वो मार देता है। फिर कहानी फिर शिफ्ट होती है और आसिफा उन्हें उनकी फैमिली के खिलाफ भड़का रही थी। फिर वो दोनों अपने घर आते हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर दोनों जल्दी कॉलेज वापस चली जाती हैं और फिर उन दोनों आदमी के पास जाती इस्लाम के बारे में जानने के लिए। वहाँ पर वो एक भाग्य लक्ष्मी लड़की से मिलती जो कि एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन पेरेंट्स के मना करने पे वह यहाँ पर आई थी और उसके जैसे बहुत सी लड़कियाँ यहाँ पे रहती थी। वह कहती है कि वह अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है कि तभी शालिनी को वैसे ही सिम्पटम आते हैं जैसे कि किसी प्रेग्नेंट लेडी को होता है और फिर शालिनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर रमीज शादी करने से मना कर देता है क्योंकि उसकी फैमिली किसी हिंदू लड़की से शादी करने नहीं देगी और अगर शालिनी इस्लाम कबूल करेगी तभी वो उससे शादी करेगा। शालिनी यह सुनकर बहुत डर जाती है, लेकिन अपने बच्चे और प्यार के लिए वह तैयार हो जाती है। इधर अब्दुल भी गीतांजलि को अपने जाल में फंसाकर उसे ख्वाब दिखाता और उससे उसकी पर्सनल फोटो मांगा करता था और गीतांजलि उसे भेज भी दिया करती थी। इधर अफगानिस्तान में दो लोग आकर शालिनी को बताते कि इसाक शहीद हो गया है और कॉलेज में गीतांजलि को पता चलता कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया है। कि जब उन्हें पता चला कि गीतांजलि ने अपना धर्म कन्वर्ट कर ली है और रमीज भी शालिनी का फ़ोन नहीं उठा रहा था और गीतांजलि भी अपने पिता को देखने जाने से मना कर देती क्योंकि वह अल्लाह को नहीं मानते। फिर आसिफा उसे बताती कि काफिर होने का गुनाह तब तक माफ़ नहीं होता जब तक तुम उन पर थूकती नहीं या उन पर पत्थर नहीं मारती। फिर गीतांजलि आसिफा की बात मानकर हॉस्पिटल में जाकर अपने पिता पे थूक आती है और उसकी माँ ये देखती तो रोने लग जाती हैं। इधर अब्दुल पे गीतांजलि को अपने पूरी तरह जाल में फंसाने का प्रेशर पड़ रहा था। फिर अब्दुल गीतांजलि को कॉल करके सीरिया चलने को बोलता है, लेकिन गीतांजलि मना कर देती है। फिर इस बात से दोनों में बहस होती तो अब्दुल गीतांजलि को बर्बाद करने का धमकी देता। फिर गीतांजलि कहती कि उसे पहले ही रियलाइज होना चाहिए कि ये तो बस इन लोगों का एक ट्रैप है। फिर अब्दुल को गुस्सा आता और वो गीतांजलि के पर्सनल फोटो को वायरल करने का धमकी देता। इधर वो आदमी शालिनी से बताता कि रमीज अपनी फैमिली के साथ कहीं भाग गया है और अगर उसे अपने बच्चे को जायज़ औलाद का दर्जा देना है तो उसे इसाक नाम के एक आदमी से निकाह कर ले। और ये सब होते हुए रमीज देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, मतलब कि वो कहीं गया नहीं था, वहीं पे था। लेकिन इधर शालिनी को अपने बच्चे को सोचकर उसे हाँ कहना पड़ता है। फिर इधर गीतांजलि अपने घर वापस चली जाती है
और वापस उस जगह न जाने का बोलती है। फिर शालिनी इसाक से निकाह कर लेती है और फिर उसकी माँ उसे ढूंढते हुए आती और उसे शादीशुदा देखकर वो शौक रह जाती। फिर वो कहती कि इस शादी को अपनाने को तैयार है, पर उन्हें बस अपनी बेटी वापस चाहिए। फिर शालिनी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती और अंदर चली जाती है और आसिफा उसकी माँ को बाहर छोड़ आती है। फिर शालिनी की माँ गीतांजलि को कॉल करती तो उन्हें बताती कि शालिनी प्रेग्नेंट है और ये सुनकर उन्हें धक्का सा लगता है। फिर शाम में गीतांजलि मोबाइल में देखती कि उसकी ट्विटर अकाउंट और सोशल मीडिया पर किसी लड़की की प्राइवेट वीडियो भेजी गई है और ये फ़ोटो और वीडियो गीतांजलि की ही थे। और जब उसे रियलाइज होता कि ये सारे फ़ोटो और वीडियो उसके हैं तो अपने रूम में जाकर फांसी लगा लेती है। फिर इधर इन्वेस्टिगेशन रूम में शालिनी कहानी आगे बताती कि उसकी और इसाक की स्पेशल क्लास ली जा रही थी। उसके साथ और भी कपल थे लेकिन सबको अलग अलग चीज़ें सिखाई जा रही थी। फिर वो उन ड्रग्स के बारे में बताती कि कोई भी इंसान उसे खाकर कोई भी डेंजरस काम करने को तैयार हो जाता है। उन्हें पासवर्ड, वीज़ा ये सब बहुत आसानी से मिल गया था और उन्हें बहुत से पैसे मिले थे और जो डॉक्यूमेंट मैप मिला था उन्हें वो याद करना था। और वो अपने माँ से हनीमून जाने का बहाना करके आई थी क्योंकि अगर वो गायब होती तो उसकी माँ FIR करा देती। फिर कोलंबो में शालिनी को नीमा कॉल करती है और उसे बताती कि ये सब कुछ आसिफा, रमीज और अब्दुल ने मिलकर किया है और इनका यही धंधा है। जिस आदमी से मिलने के लिए शालिनी ने कहा था वो आदमी ने जब देखा कि जब ये नहीं मानेगी तो उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर उसे बेहोशी में उसके साथ इंटीमेट हुआ। गीतांजलि की सुसाइड की बात सुनकर शालिनी शौक रह गई और फिर शालिनी बाद में कॉल करने का बात बोलकर कॉल को कट कर देती है। उसके अंदर अल्लाह को लेकर इतना डर बैठ गया था कि उसने कुछ न करने को सोचा। और इधर नीमा लव जिहाद जैसे मामले में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगी। वो गीतांजलि के पेरेंट्स और शालिनी के माँ के साथ बड़े बड़े ऑफिसर से मिलती और कुछ एक्शन लेने को गुहार लगाती, लेकिन ऑफिसर बोलते कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे लेकिन कानून को सबूत चाहिए। फिर नीमा बोलती कि वो सबूत भी लाएगी क्योंकि उसे इंसाफ चाहिए। फिर शालिनी और उसके बच्चे को साजिया के पास से लेके जाते हैं और उससे उसके बच्चे को छीन लेते हैं और बंदी बनाए औरतों के बीच डाल देते हैं। फिर वहाँ पर उसे वही लड़की भाग्यलक्ष्मी मिलती और उससे बताती कि यहाँ जिसका भी पति मर जाता वो औरत इन आदमियों की हवस का शिकार बनती। या तो अपने शरीर में बम लगाकर मर जाओ या फिर रोज इनकी हवस का शिकार बनो। फिर एक आदमी आकर शालिनी को लेकर जाता है और फिर कई लोग उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। शालिनी अंदर से टूट जाती है। फिर उन औरतों को दूसरी जगह ले जाकर बंद किया जाता है। शालिनी अपनी मैप के नॉलेज से पता करती कि वो इरबिद जा रहे हैं जो कि सीरिया और तुर्की के बॉर्डर के नज़दीक है। फिर शालिनी, भाग्यलक्ष्मी और एक औरत वहाँ से बच के भाग निकलते हैं। काफ़ी देर बाद वो रेगिस्तान की तरफ पहुँचते हैं लेकिन वो आदमी भी उनके पीछे ही आ रहे थे और वहाँ पर भाग्यलक्ष्मी और उस औरत को गोली लग जाती और फिर शालिनी किसी तरह बच जाती है। फिर वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं और फिर शालिनी बेहोश हो जाती है और 17 घंटे बाद उन्हें एक ड्रोन ढूंढ लेता है। फिर शालिनी बोलती है कि उसने सब कुछ उन्हें बता दिया है और अगर वो उसे इंडिया लेके जाएंगे तो ये बात वो सबको बता देगी। फिर वो ऑफिसर कहते हैं कि उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास उसके फेवर में कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे आराम से सुकून से रह सकती है क्योंकि उसने उन लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। फिर वो अपनी माँ को कॉल करती और कहती कि वो वापस आने की पूरी कोशिश कर रही। फिर वो प्रिजन फैसिलिटी में चली जाती और अपना बुर्खा जलते हुए देखती क्योंकि वह वो फातिमा नहीं बल्कि शालिनी है, एक हिंदू केरला से। तो दोस्तों ये स्टोरी ज़रूर आपके दिल को दहला देगी और मैं चाहता हूँ कि आप इस मूवी पे अपना ओपिनियन ज़रूर दें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मूवी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तब तक के लिए लव यू, बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।